So, welcome back. We move ahead today with the fifth chapter that we already have started. But before that, let's have a short go through of the part that we had done previously. Now, martyr, I told you, meaning that is shaheed. So, अलग अलग यहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज की बातें हो रही है लाइक यू विल सी समवेयर अबाउट दी भगत सिंह सुखदेव इनिशियली हमने किया वीर सावरकर और बहुत सारे लोगों के बारे में हमने जाना था इस चैप्टर में इन द फर्स्ट फ्यू पेजेस सो लेट्स मूव अहेड नाउ कि यहाँ पे अबाउट 1857 रिवोल्ट के बारे में बताया गया है and how the Britishers they were going or they were torturing and they were exploiting the Indians और कहीं ना कहीं हर एक कैटेगरी के लोग हर एक क्लास के लोग इंडिया में एक्सप्लॉइट हो रहे थे so they came together and they fought against the Britishers that was 1857 revolt हाँ लेकिन ये सक्सेस नहीं मिला था इस रिवोल्ट को तो उसके भी काफी रीजंस थे जो हमने ऑलरेडी किए थे बट द बिगेस्ट रीजन वाज कि सब एक साथ नहीं लड़े थे अपने एरिया में एक साथ एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि वो एक साथ सब आए और लड़े 1857 रिवोल्ट में लेकिन वो साथ साथ आए अपने अपने रीजन्स में अपने अपने एरिया में नॉट इन द होल ऑफ द कंट्री तो ये जो कहीं पे झांसी रानी अपने एरिया में अपने लिए लड़ रहे थे कोई और अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहा था कोई राजा अपने किंगडम को बचाने तो कोई फार्मर अपनी जमीन को बचाने कोई अपने टैक्स को बचाने कोई अपने एक्सप्लॉयटेशन से परेशान होके रिवोल्ट करने आ गया था ज्वाइन हो चुका था दूसरे लोगों को तो ये सारे लोग लड़ रहे थे ब्रिटिशर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया बट इट वाज एट डिफरेंट प्लेसेस for their own to protect their own area to protect their kingdom and it was not as a under one single leader बहुत सारे लीडर्स थे अपने अपने रीजन्स के तो सक्सेस नहीं मिला लेकिन इम्पैक्ट इसका काफी हुआ लोगों पे मतलब काफी बड़ी अच्छी असर भी हुई और ये बना एक फर्स्ट स्टेप to move ahead towards the other revolt to throw away the Britishers from the country. So then we saw about Vasudev Balwant Phadke and as I told you कि ये लोग दिख रहे हैं एकदम सिंपल से लोग but somewhere or the other they were very strong people, strong headed people, strong will power और वासुदेव बलवंत फड़के के सर पे तो 4000 का इनाम भी रखा था सर पे 4000 का इनाम मतलब जो उसे पकड़ के लाए जिंदा या मुर्दा उसे 4000 दिए जाएंगे एंड वी ऑल्सो इवन काउंटेड दैट मनी कैलकुलेशन वी डिड कि अभी 4000 हमें लगता है ओह ये तो हम पार्टी में वैसे उड़ा देते हैं फ्रेंड्स को पार्टी दी बर्थडे पार्टी एंड ऑल बट एक्चुअली 4000 इक्वल टू आई वुड से तब के 4000 आज के शायद लैक्स ऑफ रुपीस मे बी राइट and then how he was caught when he was asleep and he was put in jail and then he died in the prison at Aden in February 1883 AD. Then we saw even of Veer Savarkar and that was he was born in Nasik district of Maharashtra और उनके बारे में भी like where he was, how he died and he also died in prison. Then we did about Khudiram Bose and he was from Bengal of course and later on we did about Ram Prasad Bismil of course कि राम प्रसाद बिस्मिल ने जो बहुत कुछ उनकी जो लिखाई थी जो उन्होंने ये जो इज नॉट वेरी क्लियर ओवर हियर इन योर टेक्स्ट बुक आल्सो बट दरो दीवार पे वॉट एवर जो उन्होंने काफी कुछ ऐसी कविताएं लिखी बट इट वॉज नॉट ओनली पोएम और नॉट ओनली फ्यू लाइन्स दैट ही रोट इट वॉज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल इट वॉज लाइक एन इंस्पिरेशन एक बूस्टअप था उनकी ये जो लिखाई थी जो राइटिंग्स थी वो लोगों को इंस्पायर करते थे टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स सो वी कंटिन्यू फ्रॉम योर राम प्रसाद बिस्मिल Ram Prasad Bismil was born in Shahjahanpur in the state of UP in 1897.
He took charge of lighting all the foreign clothes. सारे फॉरेन से जो कपड़े आते हैं यहाँ पे बिकने के लिए उसको उन्होंने आग लगाई. During the non-cooperation movement, he played a great role in robbing and attacking the Kakuri train. He was later hanged for that. When his writings were published, जो मैंने अभी बताया, it became a motivating force for the national spirit and awareness. Asfaqullah Khan. Now, Asfaqullah Khan बहुत ही लाइक जिगरजान दोस्त थे वो राम प्रसाद बिस्मिल के, दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स. एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था उन्होंने हिंदू मुस्लिम का, राइट. राम प्रसाद बिस्मिल और ये थे खान, अशफाकुल्ला खान, और बेस्ट फ्रेंड्स. एंड अशफाकुल्ला खान वाज फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स. ही वाज एन एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग एंड शूटिंग. ही हैड प्रिवेंटेड द अटैक ऑन आर्य समाज टेम्पल इन शाहजहांपुर. अब देखो, हिंदू टेम्पल को बचाने ये अशफाकुल्ला खान, he did a lot, he fought for it and he had prevented the attack. अपने दम पे उन्होंने लोगों को रोका था इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय होने पे. and he was involved in the plan of robbing the Kakori train. and क्यों ये लोग ट्रेन को लूटते थे, हमने कई बार सुना है काकोरी ट्रेन केस, लूट केस, बहुत सारी ऐसी ट्रेन को लूटते थे ये लोग. द रीजन वॉज कि उसमें ब्रिटिशर के वेपन्स जाते एक जगह से दूसरी जगह पे, या उनका कैश जाता, तो इनको जरूरत होती थी पैसों की, तो वो ट्रेन को लूटते. एंड ही वॉज हंग इन प्रिजन. नाउ कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये, रख दो कोई जरा सी खाकी वतन कफन में, राइट. तो that was of course written by Mr. Khan. and now we move on to yes, Chandrasekhar Azad. इनके बारे में भी काफी तुमने सुना होगा. and his real name was Chandrasekhar Sitaram Tiwari, and but he was given very nice name, and that was Azad लिखा हुआ था. He was born on 20th July 1906 in Bhavra village of Jhabua district in MP, Madhya Pradesh. His preliminary, that is initial education, was completed in Kashi. He was a nationalist since childhood. काफी होशियार, काफी स्मार्ट, काफी बहादुर, नीडर I would say. and he participated in the non-cooperation movement. He was arrested. When he was arrested by British police officer, his wrist was so thin. ये जो wrist होता है, wrist watch कहते हैं, यहाँ पे watch पहनते हैं, तो wrist कलाई इतनी छोटी थी that the handcuffs were too big for him. और जब ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर ने उनको जब अरेस्ट किया और रिस्ट पे जो हथकड़ी पहना था ना, तो ये हथकड़ी हैंडकफ्स वो इतने, शायद उनकी ये जो रिस्ट थी वो इतनी छोटी थी कि हैंडकफ्स तो नॉर्मली थे लेकिन वो बड़े लग रहे थे उनके लिए. They were too big, handcuffs were too big for him because his wrist was so thin. In court, when he was asked his name, he answered Azad. He told that his father's name is Freedom and residence is prison. After that, he became famous as Azad. He also participated in robbery of the Kakori train. Just now, as I told you, Kakori loot case. At least 40 revolutionaries were caught all over India. आजाद ने तो अपने आप को फ्री करवा लिया था. आजाद फ्रीड हिमसेल्फ, मतलब कि भाग गए जेल से. प्राइज मनी वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कैच हिम. जैसे पहले 4,000 रखे गए थे, हमने देखा था अलग अलग रिवॉल्यूशनरीज को पकड़ने के लिए. जब वो एक सरदर्द बन जाते थे ब्रिटिशर के लिए, वो उनको नहीं पकड़ सकते थे, तो वो कह देते आम जनता में, कॉमन पब्लिक में, कि जो भी उनको पकड़ के लाएगा उनको इतनी इनाम दी जाएगी. तो लोग पैसे के लालच से भी अपने ही देश के जवान को पकड़वा देते, चीटिंग करते, अपने गद्दारी करते अपने देश के साथ कई लोग. तो and so prize money was announced by the British government to catch him. Azad took a vow. He promised to himself, I will never be caught alive by the British government, कि मैं जिंदा तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा. And on 27 Feb 1931, as Azad sat in Alfred Park of Allahabad, suddenly he was surrounded by British police officials. Azad confronted the team of police officers alone. Confronted मतलब faced. उन्होंने face किया British officials को अलग, पूरी टीम को अकेले उन्होंने confront किया. Later he shot himself with a pistol, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि यहाँ से भागना नामुमकिन था, जिंदा भागना यहाँ से. इतने सारे पुलिस ऑफिसर उस गार्डन को घेरे हुए थे और उन्होंने देखो यहाँ पे प्रॉमिस भी दी थी अपने आप को, I will never be caught alive.
by the British government. तो उन्होंने अपने आप को गोली मार दी. The police official was so scared of him कि उनके मरने के बाद भी उन्होंने उसके ऊपर 3-4 गोलियां और छोड़ दी थी, राइट? और फिर नजदीक गए उनके. So they were so scared of Azad that even after his death, they shot 2-3 bullets into his body, and after confirming, that is confirm करने के बाद, after confirmation, they went close to his dead body. For your knowledge now, the train carrying the government treasure was going from Saharanpur to Lucknow on 9th August 25. On the way at Kakuri station, the train was robbed of its treasury by revolutionaries. ये तो मैं तुम्हें बताया कि ट्रेन जो गवर्नमेंट का कैश और ट्रेजरी लेके जो आगे बढ़ रही थी फ्रॉम सहारनपुर टू लखनऊ ऑन 9th August 25, तो ऑन द वे काकुरी स्टेशन आता है, वहां पे ट्रेन को लूटा गया, राइट, बाय दिस रिवॉल्यूशनरीज. देयर मेन गोल वाज टू their main goal was to collect money, right, and for weapons and other revolutionary activities. अब भगत सिंह के बारे में तो मैं तुम्हें एंड में एक मूवी भी बताने जा रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है. इट्स एन एनिमेटेड मूवी बट वेरी इंटरेस्टिंग. कई बच्चों ने देखी भी होगी. मैंने पहले भी कहा था भगत सिंह की अच्छी 3-4 मूवीज आई थी उस टाइम पे, अलग अलग, वन विद अजय देवगन एंड वन विद बॉबी जुएल, और काफी भगत सिंह के नाम से काफी 3-4 मूवीज आई थी एक ही टाइम पे. You can see any of it, but I would of course insist always to go for Ajay Devgan's Bhagat Singh movie. बहुत ही interesting है. Yes, today short movie I'm going to show you. Not very short, लेकिन होगी 20-25 मिनट, 30 मिनट की शायद, थोड़ी सी ज्यादा या कम उससे. So Bhagat Singh, he was born on 25th September 1907 in Banga village of Layalpur district in Punjab. He was an active participant in lighting foreign clothes. अब एक्टिव पार्टिसिपेंट मतलब बहुत ही एक्टिव रहते थे वो ये सारे काम में, देशद्रोहियों को भगाना, उनको या ब्रिटिशर के सामने खड़े रह जाना डट के, और टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर कंट्रीज फ्रीडम. तो एक्टिव थे वो इन लाइटिंग फॉरेन क्लोज ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ही केम इन टच विद सुखदेव, भगवत चरण एंड यशपाल ड्यूरिंग ही स्टडीज एट लाहौर नेशनल कॉलेज. वो तीनों फ्रेंड बन गए फिर लाहौर नेशनल कॉलेज पे, एंड ही गॉट अ गुड बैकिंग फॉर हिज रिवॉल्यूशनरी आइडियाज. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the LA, that is Legislative Assembly, on 8 April 28. The main motto, yeah, objective behind throwing this bomb was to awaken, to create awareness. मतलब जो सो रही थी, जो बहरी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको जगाना था, राइट, कि भाई जागो, सुनो हमारी बातें. बट naturally British government deaf ही रही. They were least and interested, they were never ever interested in our problem to solve them. The main objective behind throwing a bomb in the legislative assembly was to awaken the deaf British government. They could have escaped, वो भाग सकते थे बॉम्ब डालने के बाद after throwing the bomb, but they stood there and shouted slogans like इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो. Various pamphlets were distributed carrying revolutionary messages. फिर तो पैम्पलेट बांटे गए जिसके ऊपर रिवॉल्यूशनरी मैसेजेस थे, तो लोगों के घर घर तक पहुंचे ये पैम्पलेट्स. दे फायर्ड शॉट्स इन द एयर, मतलब कि गोली, बंदूक से गोली चलाई उन्होंने लेकिन हवा में, एंड देन सरेंडर देमसेल्फ पीसफुली, ताकि पूरे इंडिया के लोगों को, इंडियंस को पता चले कि ये है भगत सिंह, ये है Sukhdev, Rajguru, who stood strongly for them, for the whole country, without any greediness, without any selfish motto. They were ready to give their life. तो उनको छिप कर कुछ काम करके भागना नहीं था. और इस तरह से इंडियंस के सामने आके उनको लोगों को इंस्पायर करना था that come and join us, fight against Britishers. So Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru killed British officer Saunders to take revenge for the murder of Lala Lajpat Rai. The three of them were hung till death as per the judgment given. फिर तो तीनों को फांसी की सजा मिली as per the judgment given. They were hung on 23rd March. दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मतलब प्रीत, लव फॉर द कंट्री. मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी. Right? These are the words of Bhagat Singh. Now by Shyamji Krishna Verma, the initiator, the one who started, right, the revolutionary activities, but in
that is in the other country. तो द इनिशिएटिव रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड, मतलब दूसरी कंट्री में ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो स्टार्ट करवाई गई थी, दैट किन्होंने स्टार्ट की? तो इट वाज स्टार्टेड बाय इन अब्रॉड कंट्रीज बाय श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा. He was born on 4th October 1857 in Mandvi village of Kutch. He became graduate from Cambridge University with the main objective of achieving or attaining Swarajya, independence के objective से he established Indian Home Rule Society in London on 18 Feb 1905. His office was his house और वहाँ की ऑफिस उनका घर बन चुका था. And it was given the name of Indian House. For the propagation, मतलब spreading the news, awareness, तो उनकी इंस्टीट्यूशन का उन्हें मैसेज पहुंचाना था, लोगों को जानकारी देनी थी कि ऐसी भी एक इंस्टीट्यूशन उन्होंने स्टार्ट की है लंदन में रह के, इंडियन होम रूल सोसाइटी. सो फॉर द प्रोपगेशन of his institution, he started a magazine entitled or given the name, magazine को नाम दिया Indian Sociologist. Shyamji Krishna Verma got various companions like Vinayak Savarkar, Hardayal, Madanlal Dhingra, Sardar Singh Rana, Madam Kama to run his revolutionary activities. और ये सारे एक ग्रुप में रह के ये revolutionary activities कैरी आउट करते. तो बहुत सारे अच्छे उनको companions मिले. He arranged scholarship for Indians. In 1909 AD London, Madanlal Dhingra shot dead William Wiley near Trafalgar Square. So Dhingra was hung to death. Feeling unsafe in London, Shyamji Krishna Verma then went to Paris. अब लंदन में उनके लिए सेफ नहीं था, तो वो चले गए पेरिस. After some time he went to Switzerland. He died in 1930 AD. Let's know something about Madam Kama. Now, before that, for your knowledge, great national leader Shyamji Krishna Verma and his wife Bhanumati's ashes, मतलब उनकी राख, were brought to India on 4th October 2003. I still remember it. It was shown on TV. पूरे दिन जैसे न्यूज चैनल पे यही चलता था. तो स्पेशली 2003 में मांडवी कच्छ जहाँ पे वो बॉर्न हुए थे, वहाँ 4th अक्टूबर को उनकी एशेज लाई गई थी. एंड दे वर buried there with great respect, not buried, buried, B-U-R-I-E-D, and they were buried there with great respect. A procession was conducted all over Gujarat. Now, Madam Kama was born on 24 September 1861 in Mumbai. She stayed in London from 1902 to 1907. In 1905 AD, Shyamji Krishna Verma established Indian Home Rule Society. She was present in the second International Socialist Conference. तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो इंडियन होम रूल सोसाइटी स्टार्ट की थी, राइट, शी वाज प्रेजेंट दे आल्सो इन द सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, और वी कैन कॉल इट मीटिंग, held in Stuttgart of Germany 1907. And that in 1907 AD. And in this conference, she unfurled the tricolor flag. यहाँ पे देख सकते हैं हम, थोड़ा सा कलर अलग था आज के हमारे इंडियन फ्लैग से, लेकिन उन्होंने ये खुद बनाया था अपने हाथों से और लहराया था स्टटगार्ट जर्मनी में by raising the slogan. So she unfurled the tricolor flag of India by raising the slogan of Vande Mataram from all Indians. And for your knowledge, of course, once again, the flag unfurled by Madam Kama had 8 lotus flowers, which stood for 8 provinces. आज जो हमारे states हैं, उस हिसाब से you would say you could see those various. अब तो जैसे पहले सपोज 14 स्टेट्स बनाए गए थे, फिर उसके बाद 14 में से और बनते गए, तो दैट वाज एक बड़े स्टेट मद्रास से आंध्र प्रदेश, और फिर उसमें से कट ऑफ होके तेलंगाना, तो ये आगे एक बड़े से स्टेट में से बनता रहता है. जैसे मुंबई एक प्रोविंस था, उसमें से बना गुजरात और महाराष्ट्र. तो तब 8 प्रोविंस थे, मतलब ये बड़े बड़े राज्य थे, लेकिन 8. तो उन्होंने वहां पे जो फ्लैग अनफर्ल किया था, उसमें एक लोटस फ्लावर उन्होंने बताया था, जिसमें इट हैड 8 लोटस फ्लावर्स, मतलब कि 8 राज्य. द सन एंड द मून हैड बीन डिस्प्लेड एज हिंदू मुस्लिम यूनिटी. नाउ वी स्टार्ट विथ a short, you would see a movie over here, right? So let's start with this movie, and hope you enjoy it a lot, and we of course meet very soon.
इस भारत को के लिए जब हुए लाख लाख बलिदान, तब हो पाया आजाद हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इस भारत को के लिए जब हुए लाख लाख बलिदान, तब हो पाया आजाद हमारा प्यारा हिंदुस्तान। उन लाख शहीदों में था शामिल भगत सिंह का नाम, उन लाख शहीदों में था शामिल भगत सिंह का नाम। होठों पे जिसके था यही गाना सुबह हो या शाम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। यह भारत को हमारी, उस पे अंग्रेजों की हुकूमत। जुल्म बड़े थे सारे उनके, बड़ी थी सारी शामत। यह भारत को हमारी, उस पे अंग्रेजों की हुकूमत। जुल्म बड़े थे सारे उनके, बड़ी थी सारी शामत। तब राष्ट्रभक्त उस भगत सिंह को कैसे चैन पाए, तब राष्ट्रभक्त उस भगत सिंह को कैसे चैन पाए। हर बूंद लहू की अंग्रेजों पर शोला बन के छाए। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। आहट सुन के अंग्रेजों ने खोज की तब उनकी शुरू, आहट सुन के अंग्रेजों ने खोज की तब उनकी शुरू। पकड़े गए तब भगत सिंह सह सुखदेव और राजगुरु, पकड़े गए तब भगत सिंह सह सुखदेव और राजगुरु। मातृभूमि के इन सुपुतों को दुश्मन करते ही फांसी, मातृभूमि के इन सुपुतों को दुश्मन करते ही फांसी। रह गए लड़कर देश के लिए, हंसते हंसते चढ़े सूली, हंसते हंसते चढ़े सूली, हंसते हंसते चढ़े सूली, हंसते हंसते चढ़े सूली। वंदे वंदे मातरम, 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 वंदे वंदे मातरम। सुबह का समय था। जहां तक नजर जाती थी खेतों में पीली सरसों की चादर फैली थी। पंजाब में ऐसा दृश्य हमेशा देखने को मिलता है। खेतों में मजदूर काम में लगे थे, सब जल्दी जल्दी काम पूरा कर रहे थे। सरदार अर्जुन सिंह एक पेड़ के नीचे आराम से घाट पर बैठे थे। पानी की कलकल सब और व्याप्त थी। अर्जुन सिंह के सिर पर एक डंडे का स्पर्श हुआ। ठो ठो ऐसी आवाज आई। आ की आवाज कर सरदार चारपाई पर गिर पड़े। गिरते हुए वो जोर जोर से हंसने लगे। तभी उन्हें सुनाई पड़ा, ये क्या दादाजी, अंग्रेजों की गोली से आप जिंदा कैसे बच गए? अर्जुन सिंह ने अपनी हंसी रोकी और छोटे भगत को अपने पास बुलाया। उनके छोटे पोते ने उनकी ही छड़ी बंदूक की तरह उन पर तान रखी थी। छड़ी बाजू में रखते हुए उन्होंने जवाब दिया, पुत्र, तेरे चाचा ने देश के लिए अपने प्राण समर्पित कर दिए थे। उनके अभिमान के लिए कुछ काम कर।
छोटे भगत ने कहा, हाँ दादाजी, मैं अंग्रेजों को इस देश से निकाल भगाऊंगा। सरदार कौतुक के साथ हंस दिए और बोले, चलो अब घर चलकर नाश्ता करेंगे। इधर शाम हो गई थी। विद्यावती ने लालटेन जलाई। लालटेन लेकर वो दरवाजे पर आई। दूर तक देखते हुए वो स्वयं बोली, दादाजी अभी तक क्यों नहीं आए? भगत ने उन्हें जरूर परेशान किया होगा। फिर उन्हें दूर से आते हुए दो शक्लें दिखाई दी। छोटा भगत दौड़ता हुआ आगे आया और बोला, माँ, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। आज तुमने खाने को क्या बनाया है? विद्यावती ने कहा, तेरी पसंद की मक्के की रोटी और सरसों का साग। पर खाने के लिए हाथ पैर धोकर आ जा। जा। माँ की आज्ञा मानकर भगत ने हाथ पैर धोए और चारपाई पर दादी के पास जाकर बैठ गया। दादी ने कहा, भगत पुत्र, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। आज मैं तुम्हें राम रावण युद्ध की कहानी सुनाऊंगी। और छोटा भगत आंखें फाड़कर कहानी सुनता रहा। आज रात को कहानी पूरी हुई। दादी ने बताया कि इस तरह राम ने रावण का वध कर सामान्य जनता को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। अच्छा, अब सो जाओ, कल सुबह खेत में जल्दी जाना है ना। छोटा भगत दादी की गोद में निश्चिंत होकर सो गया, पर उसकी आंखों में आजाद भारत और सुखी जनता का सपना चल रहा था। छोटा भगत अब 6 साल का हो गया था। आज उसकी पाठशाला का पहला दिन था। पाठशाला के गुरुजी को उसने प्रणाम किया। सरदार अर्जन सिंह के इस तेजस्वी पौत्र को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। गुरुजी के पास भगत को सौंपकर सरदार अर्जन सिंह संतुष्ट होकर घर चले गए। पर भगत संध्या काल में जब घर आया तो उसके गाल गुस्से से फूले हुए थे। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं अब पाठशाला में नहीं जाऊंगा। दादाजी ने पूछा, अरे क्या गुरुजी ने डांट दिया? भगत ने कहा, नहीं, वो गुरुजी तो बहुत अच्छे, पर उस पाठशाला में सभी गॉड सेव द किंग की प्रार्थना करते हैं। हम अपने ऊपर जुल्म करने वाले राजा के लिए प्रार्थना क्यों करें? वास्तव में तो उन्हें इस देश से निकाल ही देना चाहिए। ये सुनते ही दादाजी ने समाधान निकाला। उन्होंने भगत को समझाया, ठीक है पुत्र, कल से तुम डीएवी स्कूल जाओगे। भगत सिंह को इस पाठशाला में खूब मजा आया। यहाँ के गुरुजी विद्यार्थियों को क्रांतिकारियों की कहानियां सुनाते थे। यहाँ बहुत बड़ा पुस्तकालय था। अब भगत को अखबार पढ़ने का शौक लग गया। उसे पढ़ने में बहुत मजा आने लगा। अब भगत सिंह 7वीं में आ गया था और एक दिन सबने दिल दहलाने वाली घटना सुनी। जनरल डायर नाम के एक अंग्रेज दानव ने जलियांवाला बाग में हत्याकांड कर दिया। छोटे बड़े वृद्ध युवा सभी को गोलियों से खून किया गया।
बार अर्जन सिंह के घर में भी चर्चा का यही विषय था। रात को चारपाई पर लेटे हुए भगत सिंह ने एक निश्चय किया। दूसरे दिन पाठशाला के अपने मित्रों के साथ भगत सिंह 16 मील दूर जलियांवाला बाग के लिए निकल पड़ा। वहां की मिट्टी तब भी रक्त रंजित थी। उस धरती को प्रणाम कर भगत सिंह ने वहां की मिट्टी को माथे पर लगाया। उसके दोस्तों ने इसका अनुकरण किया। इधर घर में सभी लोग चिंतित हो रहे थे। भगत सिंह के आते ही मां ने उसकी पीठ पर 2 घूंसे जमा दिए और पूछा, कहां गया था? जलियांवाला बाग में। पल भर के लिए सब जगह शांति छा गई। उनकी आंखें भर गई। मां ने भगत को अपने सीने से लगाते हुए कहा, पुत्र, कहीं जाने से पहले बता दिया करो। भगत ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूंगा। धीरे धीरे भगत सिंह जवान हो गया। वो प्रभात फेरी और सांझ फेरी का नेतृत्व करने लगा। विदेशी कपड़ों की होली जलाने में वो सबसे आगे था। गांधी जी की सभा में वो उपस्थित रहता था। इसी समय कॉलेज में उसका परिचय सुखदेव से हो गया। दोनों ही एक उम्र और एक जैसी विचारधारा के थे, इसलिए जल्दी ही दोनों की मित्रता हो गई। दोनों ही क्रांतिकारी संगठन का काम करने लगे। खूब अध्ययन के कारण भगत सिंह क्रांतिकारियों के लिए ज्वलंत विषयों पर लेख लिखने लगे। अपने हाथ की लेखनी के रूप में उन्हें एक नया हथियार मिल गया था। जनता के बीच क्रांति की ज्वाला भड़काने के लिए उन्होंने एक पहला काम किया। खेतों में खेलने वाले भगत की पहचान अब देशभक्ति और आत्मविश्वास से भरे युवा भगत सिंह के रूप में हुई। अर्धरात्रि का समय था। चारों तरफ अंधकार व्याप्त था। सब जगह शांति थी, किंतु लाहौर शहर के मजम मोहल्ले के घर में प्रकाश आलोकित था। इस घर की दूसरी मंजिल पर एक जवान बैठा था। वो बहुत बेचैन था। उसका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह रात्रि के अंधकार को घूर रहा था। उसके बाजू की खाट पर चंद्रशेखर आजाद सो रहे थे। जमीन पर राजगुरु, सुखदेव और अन्य कार्यकर्ता सो रहे थे। कोने में अंग्रेज सरकार का विरोध करने वाले पत्रों का ढेर जमा था। पर भगत सिंह की आंखों के सामने परसों का मोर्चा दिख रहा था। उनके कानों में ध्वनि गूंज रही थी, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। लाहौर स्टेशन पर काले झंडे फहरा रहे थे। मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय। किसी युवा ने उनके ऊपर छतरी लगाई हुई थी। पुलिस आंदोलनकारियों को पीछे धकेल रही थी, पर वे आगे बढ़ रहे थे। सुपरिंटेंडेंट स्कॉट ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चलाने का आदेश दिया और अफरा तफरी मच गई। लाठीचार्ज शुरू हुआ तब लाला लाजपत राय बोल रहे थे। उसी समय हाथ में डंडा हिलाता हुआ डीएसपी सैंडर्स आगे आया और निर्दयी सैंडर्स ने लाला जी के सिर और छाती पर डंडे से वार किया। लाला लाजपत राय खून से लथपथ होकर गिर पड़े। कार्यकर्ताओं ने उन्हें उठाया और एक तरफ ले गए।
और अधिक उत्तेजित हो गए। पन्नाला लाजपत राय की इस प्राण घातक हमले में मृत्यु हो गई। उनकी पिता की ज्वाला जो ही भड़की, युवा भगत सिंह ने बदला लेने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, कैलाशपति, कुंदन लाल और भगत सिंह ने इकट्ठे बैठकर डीएसपी सैंडर्स और स्कॉट को गोली से मारने की योजना बनाई। कौन कहां मिलेगा, कहां छिपेगा और कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे, ये तय हो गया। भगत सिंह के पास ऑटोमेटिक पिस्तौल थी, राजगुरु ने रिवॉल्वर निकाल लिया और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मॉडर्न पिस्तौल निकाल ली। सबको अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार था। योजना के अनुसार भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद साइकिल से डीएवी कॉलेज के सामने जा पहुंचे। कॉलेज के सामने की पुलिस चौकी पर उनकी नजर थी। आजाद पुलिस चौकी के सामने वाले पेड़ के पीछे छुप गया। भगत सिंह और राजगुरु पेड़ के पीछे खड़े रहकर इशारे का इंतजार कर रहे थे। दोपहर के 4 बज गए थे और दूर से मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई पड़ी। जुल्मी सैंडर्स पुलिस चौकी की तरफ आ रहा था। जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल पुलिस चौकी के पास आई, तभी राजगुरु ने सामने आकर सैंडर्स पर गोली दाग दी। गोली सैंडर्स की गर्दन में लगी और वो जमीन पर भगत सिंह के सामने गिर गया। तब भगत सिंह आगे आया। सैंडर्स भगत सिंह की आग उगलती हुई आंखों को देखकर बहुत डर गया। वो थर-थर कांप रहा था। भगत सिंह ने सैंडर्स की खोपड़ी को निशाना बनाया और 3 गोलियां दागी। सैंडर्स को मरा देखकर राजगुरु ने भगत सिंह का हाथ पकड़ा और दोनों साइकिल पर भाग निकले। इधर पुलिस चौकी में अफरा तफरी मच गई। इंस्पेक्टर बन भगत सिंह के पीछे भागा। उसने अपनी पिस्तौल का घोड़ा खींचा, लेकिन वो तीनों क्रांतिकारी तूफान की तरह गायब हो गए। इस गुप्त ठिकाने पर रहना सबके लिए खतरे की बात थी। चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भगत सिंह ने अपना वेश बदलने का निर्णय किया। उन्होंने दाढ़ी और बाल काटकर अपना वेश बदल लिया। हैट लगाकर भगत सिंह ने अंग्रेज साहब का रूप धर लिया। राजगुरु ने उनके नौकर का रूप ले लिया। भगवती चरण की पत्नी दुर्गा भाभी ने देखते ही देखते मेम साहब का रूप बना लिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह सच्चे देशभक्त की पत्नी थी। लाहौर के सभी रास्तों पर नाकेबंदी थी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की कड़ी पहरेदारी थी। इन सब के सामने एक अधिकारी अपनी पत्नी के साथ रेल के डिब्बे में चढ़ा। उनके पीछे पीछे सामान लेकर उनका नौकर भी चढ़ गया। पुलिस की एक टोली डिब्बे में गश्त करने के लिए चढ़ी। लेकिन तभी गाड़ी का सिग्नल हो गया। इंजन ने धुआं छोड़ा और गाड़ी भगत सिंह को लेकर लाहौर स्टेशन से चल पड़ी। क्रांति का सिंह अंग्रेजों के चंगुल से निकल चुका था, क्रांति की ज्योति जगाए रखने के लिए। भयंकर आवाज के साथ बड़ा विस्फोट हुआ और आग भड़क उठी। सामने खाई से विजय का उद्घोष हुआ।
चंद्रशेखर आजाद मुस्कुराए। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा बनाया गया यह पहला बम का प्रयोग सफल हुआ था। जगह थी झांसी। आजादी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे से विदा ली और बम बनाने की शुरुआत हुई। उसी समय दिल्ली की असेंबली में 2 जुल्मी प्रस्तावों पर कानून बनने वाला था। उनमें से एक था मजदूरों की हड़ताल पर रोक लगाना और दूसरा आजादी की लड़ाई को कुचलना। बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण, सुखदेव और भगत सिंह सब एक साथ बैठे थे। भगवती चरण ने कहा कि इस कानून के बनने से पहले हमें कुछ करना होगा। इस पर भगत सिंह ने उत्तर दिया, सभा में बम फेंककर सभा को स्थगित करना ही बेहतर होगा। सुखदेव ने सुझाव दिया कि असेंबली हॉल की रचना को ध्यान में रखना होगा और ये दल इस काम पर जुट गया। असेंबली हॉल खचाखच भरा था। गैलरी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बैठे थे। खाकी हाफ पैंट, गर्म कोट और हैट लगाए भगत सिंह का पूरा ध्यान सामने था। वाइसरॉय सर जॉन बूस्टर भाषण देने के लिए उठे। उनके बोलते ही भगत सिंह ने उठकर असेंबली हॉल के बीच में खड़े। उसी समय बटुकेश्वर दत्त ने भी बम फेंका। असेंबली में भारी भगदड़ मची। वाइसरॉय शांत खड़े थे। उनके सामने की मेज पर भगत सिंह ने निशाना साधकर गुलदस्ते पर गोली चलाई और कायदे कानून के कागजों की धज्जियां उड़ गई। पूरा वातावरण धुएं से भर गया। भगत सिंह ने बुलंद स्वर में घोषणा की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। भगत सिंह के उद्घोष करते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने बटुकेश्वर दत्त के हाथ से विरोध के पत्र छीन लिए और दोनों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। असेंबली हॉल के बाहर जाते हुए भी वो वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। सेशन जज मिडिल्टन के समक्ष भगत सिंह के ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। भगत सिंह ने कहा, स्वतंत्रता प्रत्येक का जन्मसिद्ध अधिकार है। इन जुल्मी नियम कानूनों के प्रति जनता को जागरूक करना, सरकार को चेतावनी देना और जन जन में क्रांति की ज्वाला जगाना ही हमारा उद्देश्य है। आज हमारा उद्देश्य सफल हुआ है। सेशन जज मिडिल्टन ने भगत सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। इधर सुखदेव सहित अन्य कार्यकर्ता लाहौर में बम बना रहे थे। बम में लगने वाले लोहे के कवच एक लोहार को बनाने के लिए दिए थे। असेंबली में बम विस्फोट के बाद सब जगह गुप्तचर पुलिस लगी हुई थी। उनमें से एक की नजर उस लोहार पर थी। लोहार को पैसे देकर उससे कवच भरी थैली लेकर एक आदमी बाहर निकला। उसके पीछे गुप्तचर पुलिस लग गई। रास्ते में उसे घेर कर पकड़ लिया गया। ये सुखदेव था। उसे पकड़कर जेल में बहुत मारा गया, पर उसने कुछ नहीं बताया। परंतु दूसरे कार्यकर्ताओं ने बम बनाने हेतु लगने वाले रसायनों और बम बनाने में जुटे क्रांतिकारियों के नाम बदल दिए। इधर सरकार ने एक एक करके सबको पकड़ लिया। अन्य खबरों से उसे सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह का हाथ होने की जानकारी मिली, तो उसने उसे लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया।
इस बीच महाराष्ट्र में राजगुरु को पकड़ लिया गया, उसे भी जेल में भेज दिया गया। सेंट्रल जेल में कैदी राजबंदी होते थे। अंग्रेज सरकार राज के विरुद्ध उन्होंने उपवास की शुरुआत कर दी। पुलिस ने अन्न खाने के लिए उनके साथ जबरदस्ती की। क्रांतिकारियों के हाथ पैर बांध दिए गए, उनकी छाती पर बैठकर जबरदस्ती अन्न खिलाया जाने लगा, पर क्रांतिकारी नहीं बदले। हर तरफ एक ही उद्घोष था, वंदे मातरम, अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इन उद्घोषों से जेल गूंज उठी थी। रात्रि के समय देशभक्ति के गीत और भजन गाए जाते थे। इससे यहाँ का वातावरण भाव विभोर हो जाता था। इन गीतों में स्वर होते थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके क्रांतिकारी मित्रों की हाथ पैर की पीढ़ियों से और भी संगीत निकलता था। संपूर्ण पंजाब और बंगाल में असंतोष की लहर व्याप्त थी और अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे फैल रही थी। ये देखकर वाइसरॉय लॉर्ड आयरविन ने लाहौर के स्पेशल ट्रिब्यूनल के समक्ष भगत सिंह को पेश करने का आदेश दिया। 3 न्यायमूर्तियों के समक्ष ये मुकदमा शुरू हुआ। इस कमेटी का निर्णय अंतिम बनाने के लिए पुनः अपील करने पर रोक लगा दी गई थी। इस कमेटी में भगत सिंह ने कहा, तुम्हारा ये सर्वोच्च न्यायालय प्रजातंत्र के खिलाफ है। तुम्हारे सामने जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए तुम असमर्थ हो। इस वाक्य पर आपत्ति करते हुए न्यायमूर्ति ने अपना हथौड़ा मेज पर मारा। उन्होंने कहा, शांति रखें, शांति रखें। न्यायालय पर आरोप लगाना तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम अपने बचाव की बात करो। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। इस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हाथ उठाकर मुठ्ठियां तान कर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। 7 अक्टूबर 1930 इस दिन उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। दूसरे दिन ये बात पूरे देश में फैल गई। समाचार पत्रों ने सरकार की ओर उंगली उठाई। हर तरफ सरकार की बुराई होने लगी। मंदिर, मस्जिद और चर्चों में क्रांतिकारियों के लिए प्रार्थना शुरू हो गई। जनता के प्रतिनिधियों ने गांधी जी से भेंट कर इस मामले में ध्यान देने की विनती की, किंतु गांधी जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वे नेता जेल में भगत सिंह से मिलने गए। उन्होंने कहा, तुम तीनों वाइसरॉय से प्रार्थना करो। पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। 24 मार्च फांसी का दिन निश्चित हुआ। इसके पहले भगत सिंह के परिवारीजन उनसे मिलने के लिए जेल में आए। वृद्ध दादाजी छड़ी टेकते हुए आए। उन्होंने भगत सिंह को गले से लगा लिया। अपने लाडले नाती को बेड़ियों में जकड़े देखकर उन्हें हार्दिक वेदना हुई। भगत सिंह ने उनसे हंसते हुए कहा, दादाजी, हम राजबंदी हैं। वो हमें सोने से सजाकर थोड़ा ही फांसी देंगे। ये लोहे के गहने हैं। भगत सिंह की मां की आंखों में पानी आ गया। भगत सिंह मां के करीब जाकर बोले, मां, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? भगत सिंह की मां कायर है, ऐसा सुनकर लोग क्या कहेंगे? मां के चेहरे पर बेटे के लिए अभिमान जाग उठा। 24 मार्च नजदीक आ रही है।
और फांसी की तैयारी पूरी की जा रही है। ठीक उसी समय अधिकारियों की एक बैठक चल रही थी। भगत सिंह को मिलने वाली ख्याति उनकी चिंता का कारण थी, क्योंकि फांसी के दिन पूरे देश में दंगा भड़कने और हिंसा होने का डर था। इस कारण 23 मार्च की शाम को फांसी देने का निर्णय ले लिया गया। 23 तारीख की भोर हुई। कैदी हमेशा की तरह काम में जुट गए। दोपहर को भगत सिंह की कोठरी का दरवाजा खोला गया। जेलर आता है। आपको आज ही सजा होगी, ऐसा हुक्म है। आप तैयार हो जाइए। भगत सिंह ने पुस्तक बंद की और जेलर से कहा, मैं तैयार हूं, पर मेरी बेड़ियां खोलकर मुझे मुक्त करो और मेरा चेहरा मत ढकना। जेलर ने दुखी होते हुए कहा, मैं बेड़ियां खोल दूंगा, पर तुम्हारा चेहरा ढकना ही पड़ेगा। ये नियम तोड़ा नहीं जा सकता। शाम ढलने लगी। सभी कैदियों को समय से पहले ही कोठरियों में बंद कर दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने स्नान किया। तीनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और हाथ में हाथ डालकर खड़े हो गए। बीच में भगत सिंह, बाएं राजगुरु और दाएं सुखदेव, तीनों दृढ़ कदमों से कोठरी के बाहर आए। कोठरियों में बंद कैदी अपने लाडले क्रांतिकारियों को अश्रुपूर्ण विदाई दे रहे थे। तीनों का बुलंद स्वर जेल में गूंज रहा था, मेरा रंग दे बसंती चोला। कैदी उद्घोष कर रहे थे, वंदे मातरम, भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। चलते चलते तीनों ने अपने हाथ उठाकर कैदियों से विदा ली। उनके खुले हाथ देखकर अंग्रेज कमिश्नर को धक्का पहुंचा। भगत सिंह ने उनसे कहा, साहब, आप भाग्यवान हैं कि भारतीय क्रांतिकारी मृत्यु को कैसे आलिंगन करते हैं, ये तुम्हें प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। मृत्यु मतलब परमेश्वर, उसे मिलने जैसा दूसरा आनंद क्या है। सुखदेव और राजगुरु ने वंदे मातरम का उद्घोष किया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, और तीनों फांसी की जगह पर पहुंच गए। जल्लाद तैयार था। तीनों फंदे उनकी प्रतीक्षा में थे। भगत सिंह ने निर्भय होकर आखिरी विनती की, हमें अपना घोष वाक्य कहने की अनुमति दी जाए। अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर इशारा किया और अनुमति मिलते ही वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद का जोरदार घोष किया। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के बुलंद स्वरों से आसमान गूंज उठा। भगत सिंह ने अपने मित्रों से कहा, यारो, अब हम स्वर्ग में मिलेंगे। वो आगे आए और चबूतरे पर खड़े हो गए। जल्लाद ने उनका मुंह काले कपड़े से ढक दिया। अधिकारियों की ओर देखा। इशारा होते उसने हत्था खींच दिया। उस समय 7:33 हुए थे। भारत माता के 3 पुत्र उसके लिए शहीद हो गए थे। So we stop over here today. I hope you all have enjoyed this short movie.
जो ये पूरा हमने जो चैप्टर किया उसके रिलेटेड था ये, एंड मोर सो इट वाज ऑन भगत सिंह ऑल्सो, एंड अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमने अभी जो रीड किया उस वही मूवी में भी बताया गया है. सो दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट फिल्म, and in detail I would, of course, I told you, see that Hindi movie Bhagat Singh is very 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 interesting. As in homework you can pick it up and enjoy it with your family. So we come next time with one more interesting chapter of SS. Until then, if you have anything special to be done in English, you can just give me a call or WhatsApp. Thank you so much. Thank you. Take care.